वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एल्काइंस। हाइड्रोकार्बन के अंदर हम पढ़ रहे हैं एल्काइंस के बारे में। एल्काइन क्या होते हैं? सबसे पहले अगर देखें एल्केन के बारे में, तो एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन थे जिसके अंदर कार्बन तथा हाइड्रोजन पाए जाते हैं तथा संतृप्त होते हैं। इट्स मीन केवल सिंगल बॉन्ड या एकल बॉन्ड ही पाया जाता है। उसके बाद में हमने जब बात की एल्कीन्स के बारे में, जिसमें हमने डाइन्स पढ़ा था 1,3-ब्यूटाडाइन एलिन्स, तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। इट्स मीन ये असंतृप्त होते हैं। आज हम बात करेंगे एल्काइंस। एल्काइंस ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन्स है, लेकिन ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनके अंदर कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एल्काइन। इनका जो सफिक्स होता है, जैसे एल्केन में एन होता है, एल्कीन में इन होता है, इसी तरह से एल्काइन के अंदर क्या होता है? आइन होता है। जैसे कि एल्के प्लस आइन, तो हम उसे कहते हैं एल्काइन। जैसे कि प्रोपेन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे कहेंगे प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। इस तरह से इसका नामकरण होता है। तो हमारा टॉपिक है एल्काइन के बारे में, एल्काइंस। अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए, दरिया बेचारी, इसका फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। CnH2n प्लस 2 किसका था? एल्केन का। प्लस 2 हटा दिया तो किसका बना? एल्कीन का। और उसके बाद में -2 करेंगे तो किसका बनेगा? -2 करेंगे तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है। ये किसके लिए है? एल्काइन हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई मैंने लिख दिया कार्बन में n=2 है, 2 है नंबर्स। अब n=2 नंबर लिख दिया, कोई इंटीजर नंबर, तो यहाँ पे कितने लूँगी मैं? C2। उसके बाद में H 2 × 2 -2, तो कितना आएगा? C2H। 2 × 2 4, और 4 में से 2 गए, कितना आ गए? 2। इट्स मीन 2 कार्बन वाली जो संरचना बनेगी एल्केन में, एल्केन क्या बनता था? एथेन। एल्कीन के अंदर एल्कीन बनती थी, तो इधर क्या बनेगी? एथाइन। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है। बॉन्ड कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं आइन, एल्काइन। तो ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन को कहते हैं एथ। तो आइन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? एथाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। इसी तरह से कोई संरचना है जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड और ये CH। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से क्या होता है? प्रो प्लस आ जाएगा इसमें आइन, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। इस तरह से 4 कार्बन युक्त होगा तो उसे कहेंगे ब्यूटाइन। इस तरह से एल्काइन का नामकरण होता है। तो ये है एल्काइन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब आता है एल्काइन की संरचना, एल्काइन का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अगर हम सबसे पहले देखेंगे जो स्ट्रक्चर है वो एक बेसिक कंपाउंड ले लेते हैं जिसका नाम है एथाइन। इसका एल्काइन का सबसे पहला सदस्य कौन होता है? एथाइन ही होता है। कौन होता है? एथाइन। और एथाइन को ही हम कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहते हैं? एसिटिलीन, इसको ही कहा जाता है। तो एथाइन या एसिटिलीन एल्काइन का प्रथम सदस्य, फर्स्ट मेंबर होता है। तो हम इसी की संरचना की बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसमें कार्बन कौन सा संकरण होता है? sp3। जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उसमें कौन सा संकरण होता है? sp2। इसी तरह से ऐसे कार्बन्स या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो उसमें कार्बन का कौन सा संकरण होता है? sp। तो यहाँ पे भी कार्बन का संकरण कौन सा होगा? sp संकरण होगा। तो इसके अंदर एथाइन के अंदर या एसिटिलीन के अंदर प्रत्येक कार्बन sp संकरित होता है। कौन सा? sp संकरित। और sp संकरित कैसे बनते हैं? एक s और एक p के कक्षक जो असंकरित होते हैं संकरण में भाग लेते हैं और 2 sp के संकरित कक्षक बनाते हैं। और संकरित कक्षक हमेशा क्या करते हैं? सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। संकरित कक्षक से बनने वाले बंध हमेशा मजबूत होते हैं। और 2 असंकरित कक्षक जो भाग नहीं ले रहे हैं उन्हें हम कहते हैं p असंकरित कक्षक, जो हमेशा तल के लंबवत रहते हैं, हमेशा पार्श्व अतिव्यापन करते हैं तथा पाई बंधों का निर्माण करते हैं। और पाई बॉन्ड लूजली बाउंडेड रहते हैं, ये आपको पता है। तो अगर हम इसकी संरचना देखें तो आप देखो, ये कार्बन है और ये कार्बन, 2 कार्बन ही हैं। प्रत्येक कार्बन के पास कितने sp संकरित कक्षक होंगे? तो प्रत्येक कार्बन के पास 2 sp संकरित कक्षक होते हैं। कितने? 2। ये एक sp संकरित कक्षक और एक ये दूसरा। इसी प्रकार से इस कार्बन का ये sp संकरित कक्षक और ये दूसरा क्या कर रहा है? आपस में सिग्मा बॉन्डिंग कर रहे हैं। एक कार्बन का sp संकरित कक्षक
दूसरे कार्बन के sp संकरित कक्षक के साथ में अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करता है। इट्स मीन इनके बीच में एकल बंध या सिग्मा बंध बनता है। उसके बाद में प्रत्येक कार्बन के पास जो एक एक संकरित कक्षक होता है वो बाह्यतम या बाहर की तरफ हाइड्रोजन के s कक्षकों से क्या कर रहा है, संकरण कर रहा है, s कक्षकों से अतिव्यापन कर रहा है। ये स्फेरिकल बनाया है, ये किसका है, हाइड्रोजन का s कक्षक है, और ये क्या है, ये sp कक्षक है। यहाँ पे क्या होगा, अतिव्यापन होगा और यहाँ पे भी सिग्मा बंधों का निर्माण होगा। अगर देखो इस तरह की संरचना है तब तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर इस तरह की संरचना हो तो कोई एल्किल ग्रुप जोड़ना, और एल्किल ग्रुप होगा तो उसका कोई sp या कोई भी जो हाइब्रिड sp कक्षक होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन का s कक्षक अतिव्यापन करेगा और सिग्मा बंध का निर्माण करता है। तो ये इस तरह से सिग्मा बंध का फॉर्मेशन होता है। अब हमें देखना है कि ये जो असंकरित कक्षक पड़े हैं इनका क्या हुआ। ये असंकरित कक्षक प्रत्येक कार्बन के पास है, और कितने कितने हैं, प्रत्येक कार्बन के पास दो दो असंकरित कक्षक हैं। तो ये हम लिख लेते हैं दो दो असंकरित कक्षक, ये 1 और ये दूसरा 2 नंबर। इसी तरह से ये 1 और ये सेकंड नंबर, दो दो असंकरित कक्षक हमने बना दिए। ये दो दो असंकरित कक्षक अब क्या करेंगे, तो हमें पता है कि असंकरित कक्षक हमेशा तल के लंबवत होते हैं, असंकरित कक्षक हमेशा पार्श्व अतिव्यापन करते हैं और पाई बंधों का निर्माण करते हैं। तो इनके बीच में भी ये होगा, ये असंकरित कक्षक आपस में क्या करेंगे, पार्श्व अतिव्यापन करेंगे, और पार्श्व अतिव्यापन करके क्या करेंगे, पार्श्व अतिव्यापन करके पाई बंधों का निर्माण करते हैं। तो ये पार्श्व अतिव्यापन होगा और ये पाई बंधों का निर्माण होगा। इस तरह से ये पाई बंध बनाते हैं। इसे क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड हमेशा जो तल होता है, जो ऑन द एक्सिस होता है, उस एक्सिस के या तल के हमेशा ऊपर तथा नीचे की तरफ विभाजित रहते हैं। उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है वो तल के आधा ऊपर तथा आधा नीचे की तरफ रहता है, इसलिए वो लूजली बाउंड कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ये हो गया, देखो पाई बॉन्ड का निर्माण हो गया। तो आप इसकी संरचना देख सकते हो, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड जो है बीच वाला वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, ये ऐसे बनता है, ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, अक्षीय अतिव्यापन होता है। तथा दो दो असंकरित कक्षक जो होते हैं, p असंकरित कक्षक, ये क्या करेंगे, ये p असंकरित कक्षक जो है वो पार्श्व अतिव्यापन करते हैं और दो पाई बंध बना रहे, कितने, 2। तो ये एक और ये 2, ये 2 पाई हो गए और एक ये सिग्मा होता है। आपको ये पता होगा कि कोई भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कहीं पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब उसके अंदर एक सिग्मा होता है। अगर आपको 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई होता है। और उसके बाद में आपको कितने दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब एक सिग्मा और इसके अंदर 2 पाई है। ठीक है, इस तरह से आपको अनुमान लगाना है, आपको आइडिया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एथाइंस के लिए, एथाइन का स्ट्रक्चर देखा तो हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड इसके अंदर पाए जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉनों का जो क्लाउड है वो तल के लंबवत या कह सकते हैं तल के ऊपर तथा नीचे की तरफ रहता है। इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये पाई इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड्स इसके ऊपर और नीचे रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो लोकेलाइज हैं या डी लोकेलाइज हैं। आप मुझे बताओ ये लोकेलाइज हैं या डी लोकेलाइज हैं, क्योंकि जब हमने 1,3-ब्यूटाडाइन पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था डी लोकेलाइज, जब एलिन पढ़ा तो मैंने बताया लोकेलाइज स्थानीकृत। तो ये इसके अंदर कैसा होगा, इसके अंदर भी होगा लोकेलाइज या स्थानीकृत ही होगा। कहाँ जाएगा आगे, तो कोई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ही नहीं जिससे आगे ये लोकेलाइज हो सके। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, ये लोकेलाइज या स्थानीकृत ही होता है। तो ये है एथाइन या एसिटिलीन की संरचना। अब हम देख लेते हैं एसिटिलीन या जो एल्काइन है, एल्काइन की मेथड ऑफ फॉर्मेशन या उसकी बनाने की अलग अलग विधियाँ क्या हैं। तो हम देखते हैं उसकी बनाने की विधियाँ। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस। नेक्स्ट टॉपिक है इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन बनाने की विधियाँ या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। इसके अंदर सबसे पहली जो विधि आती है, देखो 3 विधियाँ हैं इसके अंदर, 3 मेथड है जिसके द्वारा हम एल्काइन का निर्माण करेंगे। पहली विधि है वो है
डाई हेलो कंपाउंड से, फ्रॉम द डाई हेलो कंपाउंड्स। डाई हेलो का मतलब क्या हुआ? डाई हेलो का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड होंगे जिसके अंतर्गत दो हेलोजन एक साथ उपस्थित होंगे, तो उसे हम कहेंगे डाई हेलो। डाई मतलब दो, हेलो मतलब हेलोजन कंपाउंड। तो इस तरह के डाई हेलो जैसे मैंने ले लिया डाई क्लोरो कंपाउंड, ये एक डाई क्लोरो कंपाउंड है। कितने क्लोरीन दिख रहे हैं? 2 क्लोरीन दिख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा और ओपन करके देखो तो आपको इस तरह से ये दिखेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे एक Cl जुड़ा है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? डाई हेलो कंपाउंड्स है। अब हमें क्या करना है? डाई हेलो कंपाउंड्स के अंतर्गत डाई हेलो कंपाउंड्स का अल्कोहलिक KOH के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एक HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद वापस इसको हम सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वापस एक HCl बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से होता क्या है, उसे हम क्या कहेंगे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन तथा हेलोजन दोनों जब एक साथ बाहर निकलते हैं तो उसे हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन हेलोजन दोनों बाहर निकल रहे हैं, अगर जुड़ते तो मैं कहती हेलोजिनेशन, बाहर निकल रहे हैं तो मैं कहती डीहेलोजिनेशन। तो इसको ऐसे समझना है। तो हमारे पास ये डाई हेलो कंपाउंड्स हैं, ये एक डाई हेलो कंपाउंड्स। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराई जाती है अल्कोहलिक KOH के साथ में। जब भी अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करेगा तो अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में आपको पता है हमेशा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, HCl बाहर निकलेगा। तो HCl एक यहाँ से Cl और एक यहाँ से H, एक कार्बन से H जाएगा, एक कार्बन से Cl जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये HCl बाहर निकलेगा, ये HCl बाहर निकलेगा। एक एक करके 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे तो कितना बनेगा? 1 पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। तो ये आपके कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cl, C, उसके बाद में हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब देखो एक एक बॉन्ड टूटा तो एक डबल बॉन्ड का यहाँ पे निर्माण हो गया। एक तरह से यहाँ पे एल्कीन बन गई। लेकिन हमारा एथाइन अभी तक नहीं बना है। वापस क्या करेंगे? इसकी सोडामाइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। NaNH2 इसे कहते हैं सोडामाइड, और सोडामाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? इधर से NaCl बाहर निकलेगा और ये NH2 के साथ में बाहर निकल जाएगा। तो क्या क्या बनेगा? एक आपके बाहर निकलेगा, देखो NaCl, एक बाहर निकलेगा NH2 और H मतलब क्या बना? अमोनिया NH3, और प्रोडक्ट क्या बना? HC, एक एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड नया बन गया तो HC ट्रिपल बॉन्ड HC या CH क्या बन गया? ये एसिटिलीन या एथाइन का निर्माण हो गया। तो इस तरह से एथाइन का फॉर्मेशन होता है। सिंपल विधि है डाई हेलो कंपाउंड से बनाने की विधि। क्या बना? हमने क्या लिया था? हमने डाई हेलो कंपाउंड लिया था और उससे क्या बना? एसिटिलीन या एथाइन का निर्माण किया, एल्काइन का निर्माण किया। तो ये है पहली विधि डाई हेलो कंपाउंड से। अब आता है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है टेट्रा हेलो कंपाउंड से। सेकेंड मेथड जिसे हम कहते हैं टेट्रा हेलो कंपाउंड्स, और टेट्रा का मतलब होता है 4, हेलो का मतलब है हेलोजन कंपाउंड। इट्स मीन ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसके अंदर 4 हेलोजन एक साथ जुड़े हुए होंगे, उसे हम कहेंगे टेट्रा हेलो कंपाउंड्स। तो सेकेंड मेथड है टेट्रा हेलो कंपाउंड से। जैसे कि देखो टेट्रा हेलो का मतलब कितने? 4 हेलोजन, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ और एक यहाँ। वैलेंसी कंप्लीट हो गई क्या? एक 2 हेलोजन जुड़े, एक हाइड्रोजन जुड़े, एक बॉन्ड, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट। प्रत्येक कार्बन पे 2-2 हेलोजन जुड़े हुए हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4। इसे ये टेट्रा हेलो कंपाउंड्स कहलाता है। टेट्रा हेलो कंपाउंड का हम क्या करेंगे? हम रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ। जिंक क्या है? हम एक जिंक एक बाईवैलेंट एलिमेंट्स होता है, द्वियुद आयन कह सकते हैं इसको, आयन होता है। तो ये क्या करेगा? बाईवैलेंट है, इसका मतलब एक साथ 2 हेलोजन के साथ में रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि हेलोजन के जो हेलाइड्स बनते हैं वो मोनोवैलेंट होते हैं। तो ये क्या करेगा? एक बार में Zn इन 2 Cl के साथ में रिएक्शन करेगा और बाहर क्या निकलेगा? ZnCl2, जिंक क्लोराइड बाहर निकलेगा और बनेगा क्या? CH डबल बॉन्ड CH। ये Cl अभी भी एक एक लगे हुए हैं। डाई हेलो, एक तरह से डाई हेलो एल्कीन अभी भी बनी हुई हैं। वापस इसकी रिएक्शन कराई जाएगी जिंक के साथ। तो जिंक अब दूसरी बार जब रिएक्शन करेगा तो वापस इन 2 Cl को लेके बाहर निकलेगा। तो ZnCl2 वापस बाहर निकल गया और क्या बना? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या बन गई? एसिटिलीन या एल्काइंस का निर्माण होता है। तो इस तरह से
टेट्रा हेलो कंपाउंड से हम क्या बना रहे हैं, एल्काइन या एथाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हो गया। अब जो तीसरी विधि है इसकी, थर्ड मेथड, उस थर्ड मेथड को कहते हैं हम कैल्शियम कार्बाइड से। इम्पॉर्टेंट विधि है ये, केमिकल रिएक्शन के तौर पर भी कई बार आ जाती हैं। इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड से। क्या नाम है इसका, ये कैल्शियम है और ये C2 कार्बन है, तो इसे हम कहेंगे कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का क्या करना है, तो कैल्शियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन किया जाता है तब बनता है एक तो एसिटिलीन तथा एक बनता है सब प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स। इस तरह से हमें एसिटिलीन की प्राप्ति हो जाती है। मान लो ये कैल्शियम है और यहाँ पे ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है C2। अब इसका जब अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन कराया जाता है इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ, तो कितने, 2 तो इसके पास हाइड्रोजन है और 2 ही OH है, तो ये 2 OH इस तरह से आप समझ सकते हैं HOH, तो 2 हो गए, तो 2 OH तो कैल्शियम के साथ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम के साथ में 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप आ गया, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। इसी तरह से 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन का निर्माण करते हैं, या एल्काइन या एथाइन बन जाता है। तो ये थर्ड मेथड है एल्काइन बनाने का। समझ में आ गया आपको, 3 मेथड पढ़े हैं, डाई हेलो से, टेट्रा हेलो से तथा कैल्शियम कार्बाइड से एल्काइन बनाने की विधि। क्लियर। अब पढ़ते हैं इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। अब है आपके केमिकल रिएक्शन, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। सबसे पहले आती हैं इसके अंतर्गत, जैसे हमने बाकी भी यौगिक के अंदर पढ़ा है कि अगर किसी के अंदर असंतृप्तता है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो कैसी अभिक्रिया देता है, लगभग वो योगात्मक अभिक्रिया देता है। मतलब असंतृप्तता है तो वहाँ कोई ना कोई कंपाउंड या कोई ना कोई रिएजेंट आके ऐड होगा, योग होगा और उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे सीक्वेंस में याद रख सकते हो, जैसे कि आपने एल्काइन में देखा, एल्कीन में देखा और अब एल्काइन में देखें, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजिनेशन, उसके बाद में हेलोजन ऐड होता है, हेलोजिनेशन, फिर हाइड्रोजन हेलोजन दोनों को एक साथ ऐड करवाओ तो हाइड्रो हेलोजिनेशन, उसके बाद में जल को ऐड करवाओ तो हाइड्रेशन। ये 4 अभिक्रिया तो एक ही जैसी हैं जो आपके सारे असंतृप्त कंपाउंड में आती हैं। जैसे कि एल्कीन के अंदर डाइन में आप पढ़ते हैं, इसी को आप वापस किस में पढ़ते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन में पढ़ते हैं, एलिन में पढ़ते हैं, और हम अब पढ़ेंगे एल्काइन के अंदर। तो सबसे पहले देख लो एडिशनल रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे मैं क्या कहूँगी, जिसे मैं कहूँगी हाइड्रोजिनेशन, या उसे रिडक्शन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन। अब इसमें अंदर क्या होगा, जैसे कोई कंपाउंड है, मेरे पास एसिटिलीन है, हाइड्रोजन ऐड होगा, किसकी उपस्थिति में होता है, ये होता है हमेशा धातु उत्प्रेरक, जैसे कि निकल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, इनकी उपस्थिति में। तो धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन ऐड होगा, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड टूटा, 2 नए बॉन्ड बने, तो ये एल्काइन था, इससे क्या बन गई, अब एल्कीन बन गई, मतलब एथीन बन गई। फिर इसका और हाइड्रेशन करवाते हैं, हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक एक हाइड्रोजन की और ज़रूरत है तो एक एक और जुड़ जाएगी, ये हो गया CH3 ठीक है, एक बंद टूटा, 2 नए बंद बने, तो CH3 ये क्या बन गया, अब एक एल्केन बन गया। इस तरह से इसका हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो एल्काइन से एल्कीन बनता है और एल्कीन से एल्केन का निर्माण होता है। इसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन। एथाइन था, ये एथाइन से एथीन बना और एथीन से एथेन बन गया। ये तो है आपका हाइड्रोजिनेशन। अब इसमें एक और चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आती हैं कि जब भी इसका हाइड्रोजिनेशन हम कराएंगे तो क्या होगा, एल्कीन बनेगा, एल्कीन से सीधा एल्केन बनेगा। हम रिएक्शन को यहाँ बीच में रोक तो नहीं सकते, कंटिन्यू हाइड्रोजिनेशन होता रहेगा। अगर हम रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रोकना है, हमें एल्कीन ही चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कुछ ऐसे रिएजेंट लेने पड़ेंगे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, जो क्या हो, दुर्बल या मंद अपचायक हो, ताकि रिएक्शन आधे ही रुक जाए। तो इस तरह का एग्जाम्पल भी है हमारे पास, जैसे कि
जैसे कि एथाइन है, और एथाइन का जब रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन कराया जाता है किसकी उपस्थिति में, इसका कराया जाता है हाइड्रोजिनेशन। जैसे कि एथाइन की जगह मैं एक दूसरा कंपाउंड लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये मैंने एक ब्यूटाइन ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करा रही हूँ। एक कंडीशन ये है कि अगर मैंने ले लिया पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, जिसे मैं कहती हूँ लिडलार कैटलिस्ट या लिडलार उत्प्रेरक, नाम याद रखना, इसका नाम क्या है, लिडलार उत्प्रेरक या लिडलार कैटलिस्ट। किसका नाम होता है, पैलेडियम की उपस्थिति में बेरियम सल्फेट। ये क्या करता है, पैलेडियम की उपस्थिति में बेरियम सल्फेट लेने पर जो पैलेडियम है वो विष उत्प्रेरक का काम करता है, टॉक्सिक कैटलिस्ट का काम करता है। ये क्या करेगा, जो बेरियम सल्फेट होगा उसकी भी क्रियाशीलता या सक्रियता को कम कर देगा, जिससे रिएक्शन बीच में ही रुक जाएगी या आधी ही कंप्लीट होगी। तो क्या होगा, क्या इससे एल्केन नहीं बनके रिएक्शन एल्कीन पर ही रुक जाएगी। इस तरह से अगर इसी का भी वापस अगर मैं कराऊंगी रिडक्शन किसके उपस्थिति में, दो कंडीशन है, एक है यहाँ पे सोडियम धातु तथा अमोनियम की उपस्थिति में, और विलायक मैंने ले लिया एथेनॉल और अल्कोहल, ठीक है। इसकी अगर उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है, इससे लगभग बर्च अपचयन कहा जाता है, तो इसकी उपस्थिति में भी आंशिक अपचयन ही होता है। अब दोनों में अंतर क्या है, मैं दोनों को एक साथ क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि दोनों में अंतर ये है कि जब अपन लिडलार कैटलिस्ट की उपस्थिति में इसका रिडक्शन कराएंगे तो एल्कीन तो बनेगी, लेकिन जो एल्कीन बनेगी उसकी आइसोमराइजेशन, उसकी ज्यामिति कैसी होगी ये पता करना है आपको। तो उसकी ज्यामिति हमेशा सिस बनेगी, ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर हम इसका रिडक्शन सोडियम धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया विलयन में एथेनॉल विलायक के साथ में कराते हैं, तो इस स्थिति में जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांसफॉर्म में बनता है। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री जो है, इसकी जो ज्यामितीय समावयता है वो क्या हो गई, चेंज हो जाती हैं। तो देखो इसका मैं करा रही हूँ रिडक्शन, तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड गया तो डबल बॉन्ड आया, एक बॉन्ड टूटा दो नए बॉन्ड बने। तो ये देखो CH3 जो है ये दोनों एक ही तरफ रहते हैं, बनता तो है एल्कीन, ब्यूटाइन था जिससे ब्यूटीन बन गई, लेकिन फॉर्म कैसी बनी, सिस बनी, ज्यामिति चेंज हो गई। इसी तरह से लिडलार कैटलिस्ट की उपस्थिति में और इसकी उपस्थिति में लेंगे तो इस तरह से बनेगा, CH3 इधर H और H। इस प्रकार से ये भी ब्यूटीन तो बन गई, लेकिन कैसी बनी, ट्रांसफॉर्म में बनती हैं। तो दोनों में फ़र्क समझ में आया आपको। जब इसका रिडक्शन कराएंगे लिडलार कैटलिस्ट की उपस्थिति में विष उत्प्रेरक होता है तो हमेशा सिस ब्यूटीन या सिस एल्कीन बनेगी, और सोडियम अमोनिया एथेनॉल की उपस्थिति में हमेशा ट्रांस एल्कीन का निर्माण होता है, और रिएक्शन एल्कीन तक ही होती है, एल्केन आगे नहीं बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके हाइड्रोजिनेशन में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम हेलोजिनेशन, जिसके अंदर क्या जुड़ेगा, हेलोजन जुड़ता है। तो एडिशन ऑफ हेलोजन, अगली रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। रिएक्शन नंबर 2, एडिशन ऑफ हेलोजन। जैसे मैं क्लोरीन जोड़ रही हूँ तो मैं इसे क्या कहूँगी, क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन। क्लोरीनेशन, क्लोरीन जुड़ रहा है तो क्लोरीनेशन, और अगर आपको नाम पता नहीं कि क्या जुड़ने वाला है, हेलोजन जुड़ेगा तो सिंपल हेलोजिनेशन कह सकते हैं। तो क्लोरीन जुड़ेगी, जैसे कि एक कंपाउंड ले लिया एसिटिलीन, क्लोरीन ऐड होगी, तो क्लोरीन कहाँ ऐड होगी, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है वहीं ऐड होगी। तो यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड CH, एक Cl यहाँ जुड़ा, एक Cl यहाँ जुड़ा, तो ये 1,2 डाइक्लोरो क्या बन गई, 1,2 डाइक्लोरो एथीन बन गई। इसी तरह से हम और ऐड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अभी भी एक डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदल गया, ये Cl पहले से लगी हुई एक Cl यहाँ पे आ गई, इसी तरह से ये Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे आ गई। तो क्या बना, ये एक तरह से टेट्रा हेलो कंपाउंड्स बन गया। जब हमने मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था तब इसी से बनाया था। वापस ये रिएक्शन अब आपको रिवर्स दिख रही है कि वापस ये क्या कर रहा है, हेलोजन से जुड़ के टेट्रा हेलो कंपाउंड बना रहा है। तो पहले तो बनता है डाई हेलो एल्कीन, और उसके बाद और हेलोजिनेशन कराएंगे तो बनेगा टेट्रा हेलो एल्केन, और इसका नाम क्या है, टेट्रा हेलो एथेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये है एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन के बारे में। अब देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को एक साथ जोड़ना है, उसे कहेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन। थर्ड है हाइड्रोहेलोजिनेशन।
कौन कौन ऐड होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक साथ ऐड होंगे। किस प्रकार से ऐड होंगे, सिंपल सिमेट्रिकल एल्काइन है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे कि एसिटिलीन है और मुझे जोड़ना है HX की जगह HCl HBr कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। HX की जगह HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो ये किस तरह से जुड़ेगा हमें पता है, ये प्लस के रूप में टूटेगा, ये माइनस के रूप में टूटेगा। हैलाइड्स प्लस वाला भाग एक जुड़ेगा, फिर दूसरा हैलाइड वाला भाग जुड़ेगा। 3 बॉन्ड है, मतलब एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह से देखो CH डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन जुड़ा तो हो गया CH2, एक हेलोजन यहाँ पे ऐड हो गया, तो एक तरह के हेलो एल्कीन बन गई, ठीक है। हेलो एल्कीन का निर्माण होता है। अभी भी आप चाहो तो आगे और जोड़ सकते हो, जैसे कि मुझे अभी भी इसमें जोड़ना है तो कहाँ पे आएगा ये CH3, हेलोजन वहीं पे आएगा जहाँ ऑलरेडी हेलोजन है, नियम में हमने पढ़ा था मार्कोनिक के। तो ये आएगा CH2, ये हो गया ये X और ये X यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरह से ये होगा। अब अगर बात आती है असम्मित एल्काइन की, मैं कहूँ इस तरह की एल्काइन है, अब आप जोड़ो HX को, कैसे जोड़ेंगे, तब आप यहाँ पे कौन सा नियम याद करेंगे, जो नियम आता है उसका नाम है मार्कोनिक का नियम। कौन सा नियम आएगा, मार्कोनिक रूल। और मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि जब किसी असम्मित एल्कीन या एल्काइन पर, नियम तो एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कि जब किसी भी असम्मित एल्काइन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो उसका धनात्मक भाग मतलब H+ उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजनों की संख्या पहले से कम हो तथा ज़्यादा हो, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, तथा उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। माइनस से याद रखना कम हाइड्रोजन, प्लस से याद रखना ज़्यादा हाइड्रोजन। तो मैं इसको कैसे जोड़ूँ, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस कहाँ जाएगा यहाँ पे और हेलोजन कहाँ जाएगा इस वाले कार्बन पे। तो इस तरह से बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये आ गया एक हेलोजन। इसी तरह से जुड़ेगा बिल्कुल मार्कोनिक के नियम से। और आपको ऐड करना है तो और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मुझे HX एक और मॉलिक्यूल ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे अभी भी असंतृप्तता है। तो अब फिर बताओ कहाँ जाएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो वहीं जाएगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, इट्स मीन इस कार्बन पे, और हेलोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। या फिर नियम दूसरी बार क्या कहता है, ये नियम की दूसरी बात यह है कि हेलोजन वहाँ भी जाएगा जहाँ पहले से हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही बात सिद्ध होती है, यहाँ पे आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी कम है, हेलोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो ये होगा CH3C, X यहाँ पे आ गया, दूसरा X भी यहाँ पे आ गया और ये CH3। इस प्रकार से जेम डाई हैलाइड्स का कंपाउंड बनता है। एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो ये डाई हैलाइड क्या बन गया, 3 कार्बन है तो 2 डाई हैलाइड्स क्या बन जाएगा, प्रोपेन इसका नाम होगा। ये है किसका एडिशन, हाइड्रोजन हेलोजन का एडिशन। अब देख लेते हैं लास्ट इसकी रिएक्शन जिसका नाम है हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन मतलब किसका एडिशन होगा, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ H2O, जिसे मैं क्या कहती हूँ, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब जल के मॉलिक्यूल का योग। जैसे हमने ले लिया एसिटिलीन, देखो सेम रिएक्शन है HX की और H2O की। अब मुझे H2O ऐड करना है तो वही H+ और OH-, H+ एक कार्बन पर, OH- दूसरे कार्बन पर जाएगा, क्या बनेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया। यहाँ पे मान लो आ गया आपके हाइड्रोजन, तो ये CH1 का CH2 हो गया और यहाँ पे आ गया जैसे OH। अब मैंने बताया एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और OH हो तो कौन सा रूप होता है, इनॉल रूप होता है। तो ये इनॉल रूप है तो ये किस में बदलेगा, ये अपने स्टेबल रूप के अंदर बदलेगा। और इसका स्टेबल रूप कौन सा होता है, ये इसका इनॉल रूप है तो किस में बदलेगा, कीटोन में बदलेगा। तो कीटोन कैसा आएगा, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और हाइड्रोजन वहाँ शिफ्ट हो गया, तो क्या बना CH, ये हो गया CH3 और यहाँ पे क्या आ गया O। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, एक तरह से इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो CH3COH एल्डिहाइड का निर्माण बन गया। तो यहाँ पे हो गया एल्डिहाइड। ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, इसका कीटो रूप कहलाता है। तो इस प्रकार से कीटो इनॉल रूप के अंदर टॉटोमराइजेशन या चलावेता होती रहती है स्टेबिलिटी के लिए। तो एडिशन किसका हो गया, H2O का। ये तो सम्मित एल्कीन थी, ये सम्मित एल्काइन था। अब बात करते हैं असम्मित एल्काइन है। तो असम्मित एल्काइन जैसे मैंने ये ले लिया,
इस पर आपको H2O ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? वही मार्कोनिक का नियम याद लगाना है कि H+ वहाँ जुड़ेगा जहाँ ऑलरेडी कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तथा OH- भाग वहाँ जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजनों की संख्या कम हो। तो H कहाँ जुड़ेगा? इस पे, और OH कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन पे। तो ये बनेगा CH3CH। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या कम है तो एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं तो यहाँ पे OH जुड़ गया। ठीक है, अब आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये कौन सा रूप बन गया? इनॉल रूप बन गया। तो इनॉल रूप के लिए हम क्या करेंगे? कीटो रूप में बदलते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा तो इसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका ये दूसरा जो रूप बनता है, कौन सा रूप बनेगा? इनॉल से दूसरा रूप कीटो, और कीटो रूप इस तरह से बनेगा CH3 कार्बन, उसके बाद में ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे CH3 जोड़ा। तो ये कहलाता है इसका कीटो रूप और ये कहलाता है इसका इनॉल रूप, और दोनों का आपस में इंटरचेंजेस होता रहता है जिसे कहते हैं चलावेता। क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म या चलावेता कहा जाता है। तो ये है आपके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आपको समझ में आ गया कि जो एल्काइंस हैं, जो हमने पढ़ा है एल्काइंस, उसके अंदर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। उसके बनाने की कुछ विधियाँ हमने देख ली, और केमिकल रिएक्शन अभी भी इसमें बाकी है। मैंने 4 ही पढ़ाई है, अगली जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगी। तो ये जहाँ तक आपको पढ़ाया आप उसको अच्छे से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।